इमेजिन कीजिए कि आप लुइगीज ट्रेटोरिया के किचन में कदम रख रहे हैं, जो आसपास के लोगों का एक पसंदीदा इटालियन रेस्टोरेंट है। जब ये रेस्टोरेंट पहली बार खुला था, तब लुइगी एक मामूली सिंगल रूम किचन से काम चलाते थे। वह एक मास्टर शेफ थे जो कुकिंग प्रोसेस के हर स्टेप को खुद संभालते थे। वह वेटर के ऑर्डर टिकट्स लेते थे, पेंट्री से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते थे, अपने प्रेप स्टेशन पर सब्जियां काटते थे, 4 बर्नर गैस रेंज पर खाना पकाते थे और सर्व करने के लिए फाइनल डिशेज को प्लेट में लगाते थे। महीनों तक यह सेटअप बिना किसी परेशानी के काम करता रहा। किचन में एकदम स्मूथ और इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता था। जब भी लुइगी को पार्मेजन चीज की जरूरत होती, वह बस अपने प्रेप काउंटर के ठीक नीचे रखे मिनी फ्रिज से निकाल लेते थे। जब वह पास्ता डिश पका लेते, तो प्लेट को सीधे 2 फीट दूर मौजूद पास काउंटर पर खिसका देते थे। हर एक्शन एक सिंगल हाईली इंटीग्रेटेड वर्कस्पेस के अंदर ही होता था। फिर बात फैलने लगी। लुइगी का सिग्नेचर ट्रफल मशरूम रिजोट्टो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लगभग रातों रात कस्टमर डिमांड 10 टाइम्स बढ़ गई। रेस्टोरेंट ने अपना डाइनिंग रूम बढ़ा लिया और अचानक किचन में 5 पर सेकंड की स्पीड से टिकट ऑर्डर्स आने लगे। लुइगी ने तेजी से काम करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्डर्स जल्दी ही काउंटर पर जमा होने लगे। कस्टमर्स डिनर का वेट करते हुए घंटों अपनी टेबल्स पर बैठे रहते थे। वह सिंगल किचन पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो गया था। लुइगी के सामने एक फंडामेंटल ऑपरेशनल क्राइसिस आ खड़ा हुआ। आप एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑर्डर्स हैंडल करने वाले सिस्टम में कैसे बदलते हैं? लुइगी के किचन का ये ऑपरेशनल क्राइसिस बिल्कुल उस चैलेंज जैसा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तब फेस करते हैं जब कोई डेटाबेस अपने ओरिजिनल एनवायरनमेंट से बड़ा हो जाता है। डेटाबेस सिस्टम्स की हमारी इस जर्नी में अब तक हमने यही माना है कि हमारा डेटाबेस एक सिंगल डेडिकेटेड कंप्यूटर सर्वर के अंदर आराम से रहता है। लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स से मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट रिक्वेस्ट तक बढ़ते हैं, वह सिंगल सर्वर पैराडाइम लाजमी तौर पर एक सख्त दीवार से टकरा जाता है। मॉडर्न डेटाबेसेस मैसिव स्केल को कैसे हैंडल करते हैं, ये समझने के लिए हमें एक सिंगल मशीन पर डेटाबेस चलाने से लेकर उसे आपस में जुड़े सर्वर्स के नेटवर्क पर चलाने तक ट्रांजिशन को एक्सप्लोर करना होगा। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल लीप है जिसे स्केलिंग अप से स्केलिंग आउट की तरफ बढ़ना कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक। वर्टिकल स्केलिंग यानी स्केलिंग अप, सुपर किचन को अपग्रेड करना। ऑर्डर्स की बहुत भारी भीड़ का सामना करते हुए लुइजी का पहला इंस्टिंक्ट सिंपल है, मौजूदा किचन को अपग्रेड करना। वह मार्केट में मौजूद सबसे पावरफुल अप्लायंसेज खरीदता है। वह अपने स्टैंडर्ड 4 बर्नर स्टोव को एक इंडस्ट्रियल 12 बर्नर रेंज से रिप्लेस करता है। वह डबल वाइड प्रेप काउंटर्स इंस्टॉल करता है, अपने ठीक पास खड़े होने के लिए, और फास्ट असिस्टेंट्स को हायर करता है, और अपने स्टैंडर्ड पॉट्स को हाई ग्रेड कमर्शियल कॉपर कुकवेयर से बदल देता है जो ट्वाइस एज फास्ट गर्म होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स की दुनिया में इस स्ट्रेटेजी को वर्टिकल स्केलिंग या स्केलिंग अप के नाम से जाना जाता है। जब एक सिंगल सर्वर पर चलने वाला डेटाबेस सिस्टम हैवी क्वेरी वॉल्यूम के कारण स्लो होने लगता है, तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है उस स्पेसिफिक सर्वर को ज्यादा फास्ट, बड़े और ज्यादा पावरफुल फिजिकल कंपोनेंट्स से अपग्रेड करना। वर्टिकल स्केलिंग अंडर द हुड कैसी दिखती है, ये समझने के लिए आइए इसे अपने आर्किटेक्चरल फाउंडेशन से वापस कनेक्ट करते हैं। सीपीयू यानी द मास्टर शेफ को अपग्रेड करना। 4 कोर प्रोसेसर की जगह 64 कोर एंटरप्राइज प्रोसेसर लगाने से डेटाबेस इंजन के साथ ज्यादा क्वेरी थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है, जिससे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स पार्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स जॉइन कंडीशंस बहुत ही तेज स्पीड में इवेल्युएट होती हैं। रैम बढ़ाना यानी द किचन प्रेप काउंटर, जैसा कि हमने सब टॉपिक 9.1 में मेमोरी हायरार्की और बफर मैनेजमेंट को समझते वक्त सीखा था। डेटाबेस बार बार एक्सेस होने वाले डेटा पेजेस को कैश करने के लिए अपने रैम बेस्ड बफर पूल पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है। सर्वर की मेमोरी को 32 गीगाबाइट्स से 2 टेराबाइट्स तक अपग्रेड करने से पूरा एक्टिव डेटा सेट लगभग अल्ट्रा फास्ट मेन मेमोरी में ही आ जाता है, जिससे फिजिकल स्टोरेज से डेटा ब्लॉक्स फेच करने की जरूरत बहुत कम हो जाती है। स्टोरेज अपग्रेड करना यानी द पेंट्री एंड कोल्ड स्टोरेज, जैसा कि सब टॉपिक 1.2 में डिस्कस किया गया था। ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी एचडी में डिस्क हेड सीक टाइम की वजह से काफी मैकेनिकल एक्सेस लेटेंसी होती है। वर्टिकल स्केलिंग इन स्लो मैग्नेटिक ड्राइव्स को अल्ट्रा फास्ट एंटरप्राइज नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस यानी एनवीएमई सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडी से रिप्लेस कर देती है। यह आईओ बॉटलनेक्स को कम करता है
और रॉ डिस्क ब्लॉक रीड या राइट ऑपरेशंस को तेज करता है। ये डायग्राम वर्टिकल स्केलिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसे स्केलिंग अप भी कहा जाता है। एक सिंगल हाई परफॉर्मेंस सर्वर को डेमोन्स्ट्रेट करके, जो हाई कैपेसिटी सीपीयू, एक्सटेंसिव सिस्टम रैम और एक अल्ट्रा फास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव एरे से इक्विप्ड है। काफी लंबे समय तक वर्टिकल स्केलिंग सबसे आसान और एलिगेंट सॉल्यूशन रहा है। इसके लिए अंडरलाइंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर या क्वेरी स्ट्रक्चर में जीरो चेंजेस की जरूरत होती है। डेटाबेस इंजन के नजरिए से देखा जाए तो वह अभी भी उसी आइसोलेटेड सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट में चल रहा होता है, बस अचानक उस पास काम करने के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का एक बड़ा कैनवास आ जाता है। वर्टिकल स्केलिंग की एब्सोल्यूट फिजिकल सीलिंग। हालांकि लुइगी को आखिरकार एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि एक सिंगल किचन कितना बड़ा हो सकता है, इसकी एक हार्ड फिजिकल लिमिट होती है। चाहे लुइगी अर्थ पर बना सबसे बड़ा स्टोव भी खरीद ले, फिर भी सीमित संख्या में ही कुक्स बिना एक दूसरे से एल्बो टकराए उसके आसपास फिजिकली खड़े हो सकते हैं। किचन इतना चौड़ा हो जाता है कि सुदूर लेफ्ट वाले प्रेप सिंक से एक पैन को सुदूर राइट वाले स्टोव तक ले जाने में 20 सेकेंड्स का वॉकिंग टाइम लग जाता है। दर्जनों बर्नर्स से जनरेट होने वाली हीट हवा को अनबेयरेबल बना देती है, जिससे मैसिव इंडस्ट्रियल कूलिंग फैंस की जरूरत पड़ती है। आखिरकार एक और बर्नर ऐड करने से डिशेस तेजी से बाहर नहीं आती, बल्कि यह सिर्फ केओस, थर्मल ओवरहेड और स्पेशियल ग्रिडलॉक क्रिएट करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर बिल्कुल इसी फिजिकल वॉल से टकराता है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल लिमिट्स। सीपीयू के अंदर के ट्रांजिस्टर्स को सिर्फ एक हद तक ही टाइटली पैक किया जा सकता है, उससे ज्यादा करने पर हीट जनरेशन की वजह से फिजिकल डिग्रेडेशन होने लगता है। क्लॉक स्पीड्स, जिन्हें गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है, एक सीलिंग तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज पुश करने के लिए एक्सपोनेंशियली ज्यादा पावर और स्पेशलाइज्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। बस बैंडविड्थ और आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स। एक सिंगल कंप्यूटर मदरबोर्ड अपने कंपोनेंट्स को इंटरनल कम्युनिकेशन पाथवेज के थ्रू कनेक्ट करता है, जिन्हें बसें, जैसे पीसीआई लाइंस कहा जाता है। जैसे जैसे आप और ज्यादा सीपीयू कोर्स और रैम चैनल्स ऐड करते हैं, ये कंपोनेंट्स इंटरनल बस के कंट्रोल के लिए आपस में फाइट करने लगते हैं। मल्टी सॉकेट मदरबोर्ड्स में मेमोरी एक्सेस नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस यानी एनयूए में बन जाता है, जिसका मीनिंग है कि सीपीयू कोर नंबर 1 को रैम मॉड्यूल नंबर में स्टोर डेटा को रीड करने में दोगुना टाइम लग सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मदरबोर्ड सर्किट ट्रेसेस पर ज्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फाइनेंशियल रिटर्न्स। हार्डवेयर प्राइसिंग लीनियर नहीं होती, ये एक्सपोनेंशियल होती है। 64 गीगाबाइट्स रैम वाले एक एंटरप्राइज सर्वर की कॉस्ट $3000 हो सकती है। उसी सिंगल सर्वर को 4 टेराबाइट्स रैम और स्पेशलाइज्ड मल्टी टी सॉकेट एंटरप्राइज सीपीयूज तक स्केल करने में $150,000 लग सकते हैं। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस थ्रूपुट में सिर्फ 5 टाइम्स या 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट के लिए 50 टाइम्स प्राइस इंक्रीज पे कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यानी एसपीओएफ। वो सिंगल सुपर सर्वर चाहे कितना भी एक्सपेंसिव या पावरफुल क्यों न हो, वो आखिरकार एक सिंगल फिजिकल बॉक्स ही रहता है। अगर उसका मदरबोर्ड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी पावर सप्लाई एक्सप्लोड हो जाती है, या कोई टेक्नीशियन गलती से उसकी मेन पावर कॉर्ड से टकरा जाता है, तो आपका पूरा डेटाबेस सिस्टम तुरंत पूरी तरह से अंधेरे में कोलैप्स हो जाता है। जब एक डेटाबेस सिस्टम इन फिजिकल, इकोनॉमिक और रिलायबिलिटी सीलिंग्स तक पहुंच जाता है, तो वर्टिकल स्केलिंग इसे और आगे नहीं ले जा सकती। दुनिया के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें इनफाइनाइट सुपर सर्वर के सपने के सबको छोड़ना होगा और अपने आर्किटेक्चर को फंडामेंटली रीथिंक करना होगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी स्केलिंग आउट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये रियलाइज करते हुए कि एक अकेला किचन हमेशा के लिए स्केल नहीं कर सकता, लुइगी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल देता है। एक ही छत के नीचे एक विशाल सुपर किचन बनाने की कोशिश करने के बजाय वह पूरे शहर में इंडिपेंडेंट और एक जैसे सैटेलाइट किचन्स का एक नेटवर्क खोलता है। इस नए मॉडल में किचन ए डाउनटाउन में लोकेटेड है, किचन बी वेस्ट सबर्ब में लोकेटेड है, किचन सी नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। हर किचन अपनी अलग बिल्डिंग के अंदर काम करता है, जिसमें उसका अपना एक नॉर्मल 4 बर्नर स्टोव, अपनी प्रेप टेबल्स, अपना रेफ्रिजरेटर और रसोइयों की अपनी टीम होती है। जब कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है, तो एक सेंट्रल डिस्पैचर उस टिकट को उस किचन में रूट कर देता है जो कस्टमर के सबसे करीब हो या जहां सबसे छोटी क्यू हो। अगर किचन ए ओवरलोड हो जाता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स किचन बी की तरफ रूट कर दिए जाते हैं। अगर किचन सी में ग्रीस फायर लग जाती है और उसे टेम्परेरी बंद करना पड़ता है,
तो किचन ए और बी पूरे वर्कलोड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिना पूरे बिजनेस के 1 मिनट के लिए भी बंद हुए। यह अप्रोच हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी स्केलिंग आउट को रिप्रेजेंट करती है। यह डायग्राम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसे स्केलिंग आउट भी कहते हैं, जहां डेडिकेटेड प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी और स्टोरेज वाले मल्टीपल एक जैसे सर्वर नोड्स एक हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, ताकि सिस्टम वर्कलोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और कैपेसिटी एक्सपेंड की जा सके। एक सिंगल मशीन को एक महंगे सुपर सर्वर में अपग्रेड करने के बजाय हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दर्जनों, सैकड़ों या हजारों रिलेटिवली सस्ते और स्टैंडर्ड कंप्यूटरों को, जिन्हें कमोडिटी हार्डवेयर या नोड्स कहा जाता है, एक हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क पर आपस में जोड़ती है। एक साथ मिलकर इंडिपेंडेंट मशीनों का ये कलेक्शन एक सिंगल यूनिफाइड डेटाबेस सिस्टम की तरह काम करता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीडीबीएमएस कहा जाता है। वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल आर्किटेक्चरल शिफ्ट। इस मेंटल मॉडल शिफ्ट को पूरी तरह से समझने के लिए आइए इन दोनों अप्रोचेस की फिजिकल रियलिटीज की तुलना करते हैं। यह टेबल कई ऑपरेशनल फीचर्स के मामले में वर्टिकल स्केलिंग यानी स्केलिंग अप की तुलना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी स्केलिंग आउट से करती है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो वर्टिकल स्केलिंग कस्टम हाई एंड एंटरप्राइज सर्वर्स का इस्तेमाल करके एक ही मशीन को बड़ा और फास्ट बनाने पर फोकस करती है। इसकी कैपेसिटी की लिमिट फिजिकल हार्डवेयर और थर्मल लिमिट्स से बंधी होती है और इसका कॉस्ट कर्व एक्सपोनेंशियल होता है, जहां पावर को डबल करने पर 10 to 50 टाइम्स ज्यादा खर्च आ सकता है। वर्टिकल स्केलिंग में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा भी रहता है, हालांकि इसमें इंटरनल मदरबोर्ड बस पर अल्ट्रा फास्ट नैनोसेकंड लेटेंसी और एक सिंपल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का फायदा मिलता है। इसके अपोजिट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एक क्लस्टर में स्टैंडर्ड लो कॉस्ट कमोडिटी सर्वर्स जोड़ती है, जिससे वर्चुअली अनलिमिटेड लीनियर कैपेसिटी एक्सपेंशन मिलता है। अगर कोई इंडिविजुअल नोड फेल भी हो जाए तो भी यह काफ़ी रेजिलिएंट रहती है, लेकिन एक्सटर्नल कनेक्शंस के बीच नेटवर्क लैग, कोऑर्डिनेशन और माइक्रोसेकंड 2 मिलीसेकंड लेटेंसी को मैनेज करने के लिए इसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मेंटल मॉडल को कनेक्ट करना। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पिछले कॉन्सेप्ट्स को कैसे बदलता है? एक सिंगल डेटाबेस सर्वर से डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर पर जाना सिर्फ हार्डवेयर सेटअप में बदलाव नहीं है, ये बुनियादी तौर पर उन कोर डेटाबेस प्रिंसिपल्स को बदल देता है जिन्हें हमने पहले के सब टॉपिक्स में कवर किया है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नजरिए से अपने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर री एग्जामिन करते हैं। हार्डवेयर बॉटलनेक्स और मेमोरी हायरार्कीज रिविजिटिंग सब टॉपिक्स 1.2 और 9.1। सब टॉपिक 1.2 में हमने एनालाइज किया था कि कैसे एक सिंगल सर्वर रैम कैपेसिटी लिमिट्स और फिजिकल डिस्क एक्सेस लेटेंसी जैसे हार्डवेयर बॉटलनेक से बंधा होता है। सब टॉपिक 9.1 में हमने क्लासिक मेमोरी हायरार्की की स्टडी की थी। सीपीयू रजिस्टर्स सबसे ऊपर आते हैं, सब नैनोसेकंड एक्सेस, उसके बाद सीपीयू कैशेज, मेन रैम नैनोसेकंड्स और आखिर में फिजिकल डिस्क स्टोरेज मिलीसेकंड्स। जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में स्केल आउट करते हैं तो हमारी मेमोरी हायरार्की में एक बिल्कुल नया टियर जुड़ जाता है, नेटवर्क लेयर। यह डायग्राम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेमोरी हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें हाफ अ नैनोसेकंड वाले सीपीयू रजिस्टर्स से लेकर L1 से L3 कैशेज, मेन रैम, लोकल स्टोरेज ड्राइव्स और फाइनली लोकल एरिया नेटवर्क मैसेजिंग तक लेटेंसी स्केलिंग को दिखाया गया है, जो अप टू 10 मिलीसेकंड्स पर एक मेजर परफॉर्मेंस बॉटलनेक को रिप्रेजेंट करता है। एक सिंगल सर्वर में जब सीपीयू कोर ए बफर पूल द्वारा रैम में रखे गए डेटा ब्लॉक को रीड करना चाहता है, जैसा कि सब टॉपिक 9.1 में डिटेल में बताया गया है, तो रिक्वेस्ट माइक्रोसेकंड के एक छोटे से हिस्से में मदरबोर्ड पर इलेक्ट्रिकल ट्रेसेज के जरिए ट्रैवल करती है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में अगर नोड ए को नोड बी की मेमोरी में स्टोर्ड डेटा के एक टुकड़े की जरूरत होती है, तो उस रिक्वेस्ट को एक नेटवर्क पैकेट में पैकेज करना होगा, फिजिकल नेटवर्क स्विचेज के जरिए रूट करना होगा, नोड बी के नेटवर्क कार्ड द्वारा रिसीव करना होगा, अनपैक करना होगा, प्रोसेस करना होगा और वायर के जरिए वापस ट्रांसमिट करना होगा। अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिकल डेटा सेंटर नेटवर्क पर भी नेटवर्क के जरिए डेटा पास करने में लोकल मेमोरी से रीड करने की तुलना में कई गुना ज्यादा समय लगता है। नेटवर्क केबल नया स्लो डिस्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंजनों को खास तौर पर नेटवर्क क्रॉस टॉक को कम से कम करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि कंप्यूटेशन को फिजिकल डेटा लोकेशन के जितना हो सके उतना करीब रखा जा सके। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और आइसोलेशन रिविजिटिंग सब टॉपिक 5.1। सब टॉपिक 5.1 में हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के फंडामेंटल रूल्स एस्टैब्लिश किए थे। हमने माना था कि ट्रांजैक्शन एक सिंगल
आइसोलेटेड डेटाबेस इंजन के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, जो स्ट्रिक्ट एसिड गारंटीज एटोमिस्टिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखने में सक्षम है। एक सिंगल सर्वर सिस्टम में आइसोलेशन और एटोमिसिटी को एनफोर्स करना काफ़ी आसान होता है। डेटाबेस इंजन मेन मेमोरी में एक ही सेंट्रल लॉक मैनेजर का यूज करता है। अगर ट्रांजैक्शन 1 किसी रो को मॉडिफाई कर रहा है तो इंजन एक मेमोरी फ्लैग यानी एक लॉक सेट कर देता है। कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन जो उस रो को टच करने की कोशिश करता है वो बस उस सिंगल मेमोरी लोकेशन को चेक करता है, फ्लैग देखता है और अपनी बारी का वेट करता है। इसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन के बीच में मशीन में पावर चली जाती है तो क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म रिबूट होने पर अनकमिटेड चेंजेस को अंडू करने के लिए डिस्क पर एक सिंगल लोकल राइट अहेड लॉग WAL का यूज करता है। अब इसे लुइजी के डिस्ट्रीब्यूटेड किचन नेटवर्क पर अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए एक कस्टमर ऑनलाइन ऐप का यूज करके तिरामिसू का बिल्कुल लास्ट पोर्शन ऑर्डर करता है। ऑर्डर रिक्वेस्ट नंबर 1 किचन ए डाउनटाउन में 7:00:00.0001 सेकंड्स PM पर हिट करती है। ऑर्डर रिक्वेस्ट नंबर 2 किचन बी वेस्ट सबर्ब में 7:00:00.0002 सेकंड्स PM पर हिट करती है। दोनों में से किसी भी किचन का शेफ सिंपली रूम के पार देखकर ये चेक नहीं कर सकता कि तिरामिसू अभी स्टॉक में है या नहीं। किचन ए की मेमोरी तुरंत किचन बी की मेमोरी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। मिठाई के एक ही स्लाइस को 2 बार बेचने से रोकने के लिए किचन ए को सिटी नेटवर्क के जरिए किचन बी को एक मैसेज भेजना होगा और पूछना होगा कि क्या आप करेंटली तिरामिसू इन्वेंट्री रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या हो अगर किचन ए और किचन बी के बीच का नेटवर्क कनेक्शन ठीक उसी समय ड्रॉप हो जाए जब वो मैसेज ट्रांजिट में हो। एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिंगल इंजन आइसोलेशन का कंफर्ट खो देती है। यहां कोई सिंगल सेंट्रल क्लॉक नहीं होता, कोई सिंगल लॉक मैनेजर नहीं होता और ना ही सिंगल शेयर्ड मेमोरी पूल होता है। एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रैक्स में रखी 4 अलग अलग फिजिकल मशीनों में अपडेट्स करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर 3 मशीनें डिस्क पर अपने अपडेट्स सक्सेसफुली राइट कर देती हैं लेकिन 4th मशीन में आधे रास्ते में ही पावर चली जाती है तो आप डेटाबेस को करप्टेड स्टेट में छोड़े बिना सभी 4 नोड्स पर एक साथ ट्रांजैक्शन को कैसे रोल बैक करेंगे। जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में ACID गारंटीज को मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है जो अनअवॉइडेबल प्रोसेसिंग ट्रेड ऑफ्स लाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द न्यू रियलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशनल रिस्क्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। एक सिंगल डेटाबेस सर्वर से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर मूव करने से स्केलिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन यह सिस्टमिक फेलियर्स और ऑपरेशनल रिस्क्स एक बिल्कुल नया सेट इंट्रोड्यूस करता है। जब आप एक सिंगल सर्वर ऑपरेट करते हैं तो फेलियर बाइनरी होता है, या तो सर्वर 100% हेल्दी और फंक्शनिंग होता है या फिर यह कंप्लीटली डेड होता है यानी टोटल सिस्टम क्रैश। 50 सर्वर्स के डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में सिस्टम पार्शियल फेलियर्स के एरिया में एंटर कर जाता है। एक बड़े क्लस्टर में किसी भी मोमेंट पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपोनेंट फेल होना तय है। एक सिंगल डिस्क अपने सेक्टर्स को करप्ट कर देगी, एक मेमोरी स्टिक बिट एरर्स देने लगेगी, एक मदरबोर्ड ओवरहीट हो जाएगा या एक रैक नेटवर्क स्विच पैकेट्स ड्रॉप करने लगेगा। यह है डायग्राम एक सिंगल सर्वर सेटअप जो या तो पूरी तरह से ऑपरेशनल होता है या कंप्लीटली क्रैश हो जाता है। उसकी तुलना एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर एनवायरनमेंट से करता है जहां इंडिविजुअल नोड्स में फेलियर्स या स्लोडाउन्स आने पर भी सिस्टम अपना ऑपरेशन मेंटेन रखता है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए प्राइमरी ऑपरेशनल रिस्क्स पर विचार करें। नेटवर्क लेटेंसी फ्लक्चुएशंस। नेटवर्क कनेक्शंस इनहेरेंटली अनरिलायबल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मदरबोर्ड बसेज के अपोजिट, जिनमें फिक्स्ड सब माइक्रोसेकंड एक्सेस टाइम्स होते हैं, नेटवर्क लेटेंसी ट्रैफिक स्पाइक्स, राउटर कंजेशन और फिजिकल डिस्टेंस के बेसिस पर फ्लक्चुएट होती है। एक क्वेरी जो आमतौर पर 2 मिलीसेकंड्स में रिजॉल्व हो जाती है वह अचानक 500 मिलीसेकंड्स ले सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नेटवर्क पाथ में कोई स्विच बैकग्राउंड बैकअप जॉब हैंडल कर रहा है। नेटवर्क पार्टीशंस द कट वायर। इमेजिन करिए कि एक कंस्ट्रक्शन क्रू गलती से लुइगी के डाउनटाउन किचन को उसके वेस्ट सबर्ब किचन से जोड़ने वाली फाली फाइबर ऑप्टिक केबल को काट देता है। दोनों किचन इंटरनली अभी भी पूरी तरह से फंक्शनल हैं, लेकिन वे अब एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इस स्टेट को नेटवर्क पार्टीशन कहा जाता है। जब कोई नेटवर्क पार्टीशन होता है तो नोड्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर किचन ए किसी कस्टमर के एड्रेस का अपडेट एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन कटी हुई वायर के कारण किचन बी को इन्फॉर्म नहीं कर पाता है
तो क्या डेटा कंसिस्टेंट रखने के लिए किचन ए को कस्टमर की रिक्वेस्ट को पूरी तरह रिजेक्ट कर देना चाहिए, या फिर किचन ए को कस्टमर के लिए अवेलेबल रहने के लिए अपडेट को प्रोसेस कर देना चाहिए, ये एक्सेप्ट करते हुए कि किचन बी के पास अब स्टेल आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन होगी। यह डायनामिक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल ट्रेड ऑफ को हाईलाइट करता है। आप अब अपने पूरे सिस्टम में इंस्टेंट परफेक्ट नॉलेज अस्यूम नहीं कर सकते। द स्प्लिट ब्रेन प्रॉब्लम। सपोज कीजिए कि एक क्लस्टर डेटाबेस राइट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक डेजिग्नेटेड लीडर नोड पर रिलाई करता है, बाकी बचे नोड्स फॉलोअर्स की तरह एक्ट करते हैं। अगर लीडर नोड और फॉलोअर नोड्स के बीच का नेटवर्क कनेक्शन टूट जाता है तो फॉलोअर्स गलती से यह अस्यूम कर सकते हैं कि लीडर नोड और डेड हो चुका है। सिस्टम को रनिंग रखने के लिए फॉलोअर्स एक इलेक्शन करवा सकते हैं और एक नया लीडर नोड अपॉइंट कर सकते हैं। हालांकि अगर ओरिजिनल लीडर नोड अभी भी अलाइव है और सिर्फ एक नेटवर्क ग्लिच केज के पीछे आइसोलेट हो गया है, तो अब आपके पास दो सेपरेट नोड्स हैं जो खुद को डेटाबेस राइट्स के लिए अल्टीमेट अथॉरिटी मानते हैं। क्लाइंट्स एक ही समय में दोनों लीडर्स पर कन्फ्लिक्टिंग डेटा राइट कर सकते हैं। जब नेटवर्क रिकनेक्ट होता है तो इन कंट्राडिक्टरी अपडेट्स को रिकॉन्साइल करना एक नाइटमेयर बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हॉरिजॉन्टल स्केलिंग द्वारा इंट्रोड्यूस की गई मैसिव सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, नेटवर्क लेटेंसीज और पार्शियल फेलियर मोड्स को देखते हुए कोई भी टीम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करना क्यों चुनेगी? इसका जवाब स्केल और नेसेसिटी में है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर कोई सिल्वर बुलेट नहीं है और न ही यह कोई फैशनेबल अपग्रेड है जिसे हर प्रोजेक्ट पर आंख बंद करके अप्लाई किया जाना चाहिए। कई एप्लीकेशंस के लिए, जैसे 200% कंपनी के लिए एक इंटरनल एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप, क्वालिटी हार्डवेयर पर रन होने वाला एक सिंगल प्रॉपरली ट्यून्ड वर्टिकली स्केल डेटाबेस सर्वर ही मोर देन एनफ है। यह अल्टीमेट सिंप्लिसिटी, सब मिलीसेकंड क्वेरी एग्जीक्यूशन, जीरो नेटवर्क ओवरहेड और एफर्टलेस ACID ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करता है। हालांकि मॉडर्न ग्लोबल एप्लीकेशंस बिलियंस ऑफ पोस्ट्स हैंडल करने वाले सोशल नेटवर्क, ब्लैक फ्राइडे सेल्स रनने वाली ग्लोबल ई कॉमर्स साइट्स या इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क्स के लिए डेटा और क्वेरी ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत पहले ही उस लिमिट को पार कर चुका है जिसे एक सिंगल फिजिकल मशीन एकोमोडेट कर सकती है। इन सिस्टम्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कोई लग्जरी नहीं है, यह एक एब्सोल्यूट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफर करता है जहां आप नियर इनफाइनाइट ऑपरेशनल कैपेसिटी, ग्लोबल अवेलेबिलिटी और सिंगल हार्डवेयर आउटेज के खिलाफ रेजिलियंस के बदले में सिंगल मशीन सिंप्लिसिटी और सब माइक्रोसेकंड इंटरनल बस स्पीड्स को सैक्रिफाइस करते हैं। सेक्शन ब्रेक। समरी और ब्रिज टू सब टॉपिक 10.2। इस सब टॉपिक में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के लिए अपना कोर मेंटल मॉडल एस्टैब्लिश किया। वर्टिकल स्केलिंग यानी स्केलिंग अप, ज्यादा CPU कोर्स, रैम और फास्टर लोड डिस्क ऐड करके एक सिंगल डेटाबेस सर्वर को एक्सपेंड करना है। यह सिंपल है और सिंगल इंजन सिंप्लिसिटी बनाए रखता है, लेकिन यह एक हार्ड फिजिकल, इकोनॉमिक और रिलायबिलिटी सीलिंग को हिट करता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी स्केलिंग आउट, इंडिपेंडेंट कम्युनिटी हार्डवेयर नोड्स के एक नेटवर्क क्लस्टर में डेटाबेस ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यह फिजिकल स्केल लिमिट्स को रिमूव करता है, लेकिन हमारी मेमोरी हायरार्की में नेटवर्क लेयर को इंट्रोड्यूस करता है और सिस्टम को पार्शियल फेलियर्स के लिए एक्सपोज करता है। द पैराडाइम शिफ्ट, सिंगल सर्वर आइसोलेशन और इंस्टेंटेनियस मेमोरी एक्सेस की जगह अब नेटवर्क लेटेंसीज, कोऑर्डिनेशन ओवरहेड और स्प्लिट ब्रेन रिस्क्स ले लेते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमें स्केलिंग आउट क्यों करना चाहिए और एक नेटवर्क क्लस्टर में ऑपरेट करने की फिजिकल रियलिटीज क्या हैं, तो एक क्रूशियल टेक्निकल क्वेश्चन उभरता है। हम दर्जनों इंडिपेंडेंट फिजिकल सर्वर्स पर फैले डेटा को एक्चुअल में कैसे ऑर्गेनाइज और मैनेज करें? अगर एक सिंगल डेटाबेस टेबल में 500 मिलियन कस्टमर रिकॉर्ड्स हैं, तो हम उस टेबल को अपने नोड्स के बीच कैसे स्प्लिट करें? किस सर्वर को कौन सी रोज मिलती हैं? क्लस्टर में हर सर्वर को चेक किए बिना हम एक इनकमिंग SQL क्वेरी को सही फिजिकल मशीन पर कैसे रूट करें? और जब कोई नेटवर्क लिंक टूटता है तो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच के ट्रेड ऑफ्स को कौन से मैथमेटिकल लॉज गवर्न करते हैं? सब टॉपिक 10.2 डेटा फ्रेगमेंटेशन, पार्टीशनिंग और कैप थ्योरम में हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में डेटा को स्लाइस, डाइस और बैलेंस करने के लिए यूज होने वाले एग्जैक्ट आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स को अनपैक करेंगे।